जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे सेशन में। आज हम देखेंगे संविधान का निर्माण एवं संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो चूंकि संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे संविधान सभा का निर्माण या संविधान सभा की मांग। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग की बात की जाए तो सबसे पहले एक कांग्रेसी वामपंथी नेता थे एम.एन. रॉय। इन्होंने सबसे पहले जो है संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की बात की। ठीक है, इसके बाद में आते हैं कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1938 में कांग्रेस की ओर से यह घोषणा की कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में वैश्य मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, उसके बाद में आता है अगस्त प्रस्ताव। जो ये घोषणा है, जो ये मतलब मांग थी नेहरू की, जो इनकी घोषणा थी, इसको ब्रिटिशर्स द्वारा स्वीकार कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि इस समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसके चलते इसको स्वीकार कर लिया गया। जो स्वीकार हुआ इसी को ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में चूँकि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था और जो मित्र राष्ट्र थे वो बार बार ब्रिटेन पे इस बात का दबाव डालते थे कि इस युद्ध में भारत का भी सहयोग लिया जाए। ठीक है, इसके चलते एक और मिशन लेके आए जिसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इसमें भी क्या प्रावधान था कि संविधान सभा की स्वीकृति कर ली गई जो कि द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात बनाई जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ सफल नहीं हो पाया जिसके निम्न कारण। पहला, मुस्लिम लीग थी, वो बार बार एक पृथक राष्ट्र और उस पृथक राष्ट्र के लिए एक अलग से पृथक संविधान सभा की मांग की बात कर रहे थे। ठीक है, इसलिए ये जो है सफल नहीं हो पाया। और एक रीज़न ये भी था, इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि जो भी राष्ट्र अगर जो भी विदेशी रियासत अगर चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बना सकते हैं। उनके लिए आवश्यकता नहीं है कि वो भारत और पाकिस्तान में शामिल हो। चूँकि ये बात थी साफ साफ यह क्लियर कर रही थी कि ब्रिटेन द्वारा यह क्लियर कर दिया जाता था कि मतलब भारत का विभाजन हो सकता है, उसके बाद में एक अलग पृथक राष्ट्र पाकिस्तान बन सकता है। यही वजह थी जिस कारण यह सफल नहीं हो पाया। उसके बाद में अंत में आया कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, इसी मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसमें जो है देखिए जो मुस्लिम लीग थी उसकी पृथक राष्ट्र की मांग थी। ठीक है, वो तो ठीक था स्वीकार कर, लेकिन जो उसके पृथक संविधान सभा का मांग था वो नहीं कर पाया। इसको एक स्वीकृति देने के लिए एक ऐसे संविधान सभा का निर्माण किया गया जिससे उसे मतलब बहुत हद तक संतुष्ट हो गए। उसके सदस्यों को भी एक अधिक मात्रा में चुना गया। ठीक है, अब देखिए जो मिशन आया था इसके कुल 3 सदस्य थे। ठीक है, एक थे सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। ये जो है पीरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये हो गया संविधान सभा की मांग। सबसे पहले एम.एन. रॉय ने की, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने, फिर उन नेहरू की जो भी मांग थी स्वीकार होगी उसे ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आया क्रिप्स प्रस्ताव जो कि असफल रहा। उसका रीजन यह था कि मुस्लिम लीग द्वारा पृथक राष्ट्र एवं पृथक संविधान सभा की मांग की जा रही थी। उसके बाद में आया कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, इसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ जिसके तहत हमारा संविधान बना है। ठीक है, इसमें जो भी मुस्लिम लीग की मांग थी कि पृथक संविधान सभा, वो तो नहीं स्वीकार किया गया, परंतु उससे मिलता जुलता एक ऐसे संविधान सभा का निर्माण किया गया जिससे वह अधिक हद तक संतुष्ट थी। ठीक है, इसके टोटल 3 सदस्य सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद में देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसके तहत जो निर्माण हुआ उसमें टोटल जो है 289 मेंबर थे। ठीक है, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत और 93 देसी रियासतें थे। ठीक है, अब देखिए ये तो देसी रियासत के हो गए। ठीक है, इनका चुनाव जो है जो देसी रियासतों के प्रमुख थे उनके द्वारा किया जाना था और जो मेन इलेक्शन होना था वो इस 296 सीट में होना था। ठीक है, 296 सीट में से 282 सीट जो थी वो 11 गवर्नरों के प्रांतों से थी और जो 4 सीटें थी वो जो है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, जिनमें से दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, यहाँ जो है गलती से लिख उठा है
यहाँ 292 रहेगा। ठीक है, टोटल 296 सीटें हैं, ये आप सुधार लीजिएगा। उसके बाद में जो सीटों का बंटवारा था वो किस आधार पे किया, तो सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पे किया गया था, जो ये मतलब इसके लिए सिर्फ। ठीक है, जो सीटों का बंटवारा था वो जनसंख्या के आधार पर किया गया था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। ठीक है, प्रत्येक जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। और जो सीटों का बंटवारा था वो जो है मुस्लिम, सिख एवं सामान्य, मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितने लोग थे बाकी वो सामान्य में आते थे, चाहे हिंदू हो, बौद्ध, जैन हो। ठीक है, इनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को बांटा गया था। ठीक है, तो उसके बाद में प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट। इनका चुनाव किस पद्धति के द्वारा हुआ था, तो इनका चुनाव हुआ था एकल संक्रमणीय मत पद्धति एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। आप इनको वरीयता के क्रम में चुनते। ठीक है, जैसे वर्तमान में किसका, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक है, उस प्रकार। उसके बाद में आते हैं देशी प्रांतों के प्रतिनिधि। इनका चुनाव देशी रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। ठीक है, कितनी चीजें हो गई, पहला 289 सीटें थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत, 93 देशी रियासत। अब 296 में से 292 11 प्रांतों से थे, और जो बाकी 4 थी वो 4 मुख्य आयुक्तों के द्वारा चुने जाते थे प्रांतों से थे, जिसमें से एक था दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, और जो सीटों का आवंटन किया 3 प्रमुख समुदाय कौन कौन से थे, पहला था मुस्लिम, सिख, और मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी जितने भी धर्म के समुदाय के लोग थे उनको सामान्य में रखा गया था। ठीक है, इनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ था, और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रखी गई थी। उस पद्धति एकल संकरणीय मत पद्धति। ठीक है, अब देखते हैं चुनाव। तो जो 296 सीटें थी इसके ऊपर जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होता है। ठीक है, जिसमें से सबसे अधिक सीटें पाती है कांग्रेस 208, उसके बाद मुस्लिम लीग 73, उसके बाद 15 सीटें स्वतंत्र प्रतिनिधियों के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली। ठीक है, संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा के कार्य में देखेंगे सबसे पहले प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक एवं तृतीय बैठक। ठीक है, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रथम बैठक में क्या होता है, तो इसमें प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर 1946। इसके अस्थायी सदस्य होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, देखो प्रथम जो बैठक होता है उसका मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया जाता है, जिस कारण मात्र 211 सदस्य उपस्थित हो पाते हैं। ठीक है, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष देखो यहाँ अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी रूप से थे। आगे चलकर दूसरी बैठक में जो अस्थायी सदस्य हैं वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें वो है दूसरी बैठक में चुने गए थे उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी। ठीक है, उसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि यही इसी बैठक में संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को चुना गया था। ठीक है, दूसरी बैठक में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में ये 3 है, पहला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, उसके बाद संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव। ठीक है, उसके बाद में होता है तृतीय बैठक। ठीक है, जो कि होता है 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तीसरे बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। यही चल के आगे हमारी प्रस्तावना या प्रियम्बल बनती है। ठीक है, तो ये हो गया संविधान सभा की कार्य प्रणाली। ठीक है, जिसमें प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक एवं तृतीय बैठक देखिए। ठीक है, उसके बाद में आता है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो टोटल जो है 8 प्रमुख समितियां थी और कुछ छोटी समितियां थी। ठीक है, 8 प्रमुख समितियों में 3 के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे, 2 के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो है 1 के सरदार वल्लभ भाई पटेल और 1 के BR अम्बेडकर। ठीक है, तो नेहरू किस किस के थे, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 के थे, वो थी प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल
दो के थे, जिसमें से पहला था प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति। ठीक है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी वो थी पारू समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। देखिए पारू समिति है, इसमें टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, टोटल 7। इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, गठन जो है 29 अगस्त 1947। ठीक है, ये जो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो 7 मेंबर है, खासकर ये जैसे यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए तो एकदम, इसमें टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें से फर्स्ट थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद में दूसरे थे N माधव राव, तीसरे थे KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल, N गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर और TT कृष्णाचारी। ठीक है, टोटल कितने थे? टोटल 7 मेंबर थे, जिनमें से BR अम्बेडकर, N माधव राव, डॉक्टर KM मुंशी, सर सैयद मोहम्मद सादुल, N गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर और TT कृष्णाचारी। ठीक है, ये टोटल 7 मेंबर, इसको याद रख लीजिए, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस को लेना है लेकिन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखते हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके प्रमुख कार्य। ठीक है, कि कौन कौन से कार्य से करने होते थे। तो इसके प्रमुख कार्यों की बात की जाए, पहला था संविधान का मसौदा या ड्राफ्ट तैयार करना, दूसरा था संविधान सभा के निर्णयों को कानूनी रूप प्रदान करना, तीसरा था विचार विमर्श करना और उसमें संशोधन करना। ठीक है, विभिन्न जो मंत्रालय थे, प्रांतीय सरकार थी, जनता से उनसे सुझाव मांगना और उन सुझावों के आधार पर उनमें संशोधन करना। तीसरा था संतुलन स्थापित करना, किसके बीच? केंद्र और राज्यों के अधिकारों के बीच, ताकि उनके मध्य जो शक्तियों का बंटवारा हो वो सही से हो, ताकि आगे चल के विवाद ना हो तथा संघवाद और राष्ट्र की एकता बनी रहे। तीसरा था अधिकारों की रक्षा करना, जैसे मौलिक अधिकार, DPSP और अल्पसंख्यक से जुड़े जो अधिकार थे उनको जो है सही रूप से सटीक तरीकों से जोड़ना। ठीक है, ये तो था ड्राफ्टिंग कमेटी के कार्य। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कुछ उप समितियाँ थी। ठीक है, आप इसे भी याद कर लीजिए, जो थे पहले मौलिक अधिकार उप समिति, अध्यक्ष JP कृपलानी। उसके बाद में आते हैं अल्पसंख्यक उप समिति, HC मुखर्जी। उसके बाद में जो एक महत्वपूर्ण है, आप इसे देख सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सदन समिति पटाभी सीतारमैया, वित्त और कर्मचारी समिति फाइनेंस स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में आता है कार्य संचालन समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, अध्यक्ष इसके थे KM मुंशी। ठीक है, तो ये होगी हमारी जो 8 मेजर कमेटीज थी वो। उसके बाद में जो एक प्रमुख समिति थी पारू समिति वो, उसके बाद में उसके कार्य, उसके बाद में कुछ उप समितियाँ वो। देखते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य। ठीक है, अन्य कार्य में देखेंगे सबसे पहले यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता लेना, उसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति। ये तीनों कार्य जो है एक ही दिन में, जो था 24 जनवरी 1950। ठीक है, पहला जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, यूनाइटेड नेशन में भारत की सदस्यता जो कि मई 1949 में ली गई थी, और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था जो कि 22 जुलाई 1947। उसके बाद में ये तीनों चीज़, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति बनना, ये तीनों जो है एक ही डेट को हुआ था 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये तो हो गया संविधान सभा के अन्य कार्य। ठीक है, देखिए मैंने देखा क्या आज, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले संविधान सभा की मांग, जिसमें MN रॉय, जवाहरलाल नेहरू, अगस्त प्रस्ताव, कृत प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन देखे। उसके बाद में इस मिशन के अनुसार जो स्ट्रक्चर रखा गया था संविधान सभा का, जिसमें टोटल 289 लोग थे वो। उसके बाद में उनके चुनाव, उसके बाद में संविधान सभा की कार्यप्रणाली, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक एवं तृतीय बैठक, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उसके बाद में पारू समिति,
उसके कार्य और कुछ प्रमुख उपसमितियां। अब देखते हैं संविधान की विशेषताएं। ठीक है, संविधान की विशेषताओं में हम क्या क्या देखेंगे। तो पहली चीज, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, संसदीय स्वरूप की सरकार, मूल अधिकार, इसके बाद में डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान, एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था और विभिन्न स्रोतों से विहित। ठीक है, तो ये जो है अपने आप में एक टॉपिक है। ठीक है, संविधान के स्रोत। अब देखते हैं पहला नंबर, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। देखिए, जो भारतीय मूल संविधान था जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, उसमें टोटल एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। ठीक है, जो कि वर्तमान में एक प्रस्तावना, लगभग 448 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियों में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, इस कारण आप देखेंगे कि लगभग विश्व में भारत का संविधान सबसे लंबा पाया जाता है, जिसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियां और लगभग 448 अनुच्छेद पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया सबसे लंबा संविधान। अब देखते हैं लिखित संविधान। ठीक है, तो देखिए संविधान दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक लिखित और एक अलिखित। लिखित संविधान वो होता है जिसे एक संविधान सभा द्वारा व्यवस्थित रूप से बनाया जाता है। जैसे भारत का किसने बनाया था? संविधान सभा ने, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। ठीक है, यूएसए। उसके बाद में आता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान एक परंपरा की तरह होते हैं, जैसे ब्रिटेन में होता है। ये परंपराओं का समूह होता है जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए, देखिए हमारे यहाँ तो साफ साफ लिखा गया है, जो सबसे जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होगी वही सत्ता में रहेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ क्या है, एक परंपरा के हिसाब से है। ठीक है, यहाँ है ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद में है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि संविधान के कुछ ऐसे भाग हैं जिसे संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, जबकि कुछ ऐसे भाग हैं जिसके लिए विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर नम्यता के गुण, तो नम्यता में अगर मान लीजिए संसद को किसी राज्य की नाम, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो इसके लिए उसे विशेष बहुमत की बजाय साधारण बहुमत से इसमें परिवर्तन कर सकती है। जबकि अगर जीएसटी में सुधार करना है या फिर संघ से जुड़े कोई मामला है, अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसे विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार भारत संविधान में नम्यता एवं अनम्यता दोनों का समन्वय पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, या फिर आप इसे क्वेश्चन कहिए या निष्कर्ष कहिए कि भारत का संविधान ना तो कठोर और ना ही लचीला है, बल्कि यह दोनों का समन्वय या मिला जुला स्वरूप माना जाता है। आप इसे क्वेश्चन के रूप में भी देख सकते हैं और इसे निष्कर्ष के रूप में भी। जिसका कारण भारतीय संविधान में संशोधन ना तो अमेरिका जितना कठोर है और ना ही ब्रिटेन जितना सरल। ठीक है, देखिए संसदीय स्वरूप की सरकार। ठीक है, इसका अर्थ क्या क्या निकाल सकते हैं? पहला अर्थ तो ये होता है कि वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका में अंतर। अगर देश के वास्तविक प्रमुख की बात की जाए तो संसदीय स्वरूप में प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि नाम मात्र के प्रमुख की बात की जाए तो राष्ट्रपति देश के नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बहुमत वाले दल की सत्ता है, जिसे भी लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा उसकी सरकार बनेगी। और तीसरी चीज विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जवाबदेही। जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो तब तक की सरकार है, अगर बहुमत खत्म हो गया तो सरकार गिर जाएगी। दूसरा, निचले सदन का विघटन, अर्थात लोकसभा का विघटन हर 5 वर्ष में। उसके बाद में है पीएम एवं सीएम का नेतृत्व। ठीक है, इतने तो हो गए। उसके बाद में आता है मूल अधिकार। अब देखेंगे इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसको और विस्तार में देखना होगा तो आगे वीडियोज में देखेंगे। देखिए, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें कुल मिला के 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक।
फिर स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। उसके बाद में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, तो ये हो गया मूल अधिकार जो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता। उसके बाद में आता है इसी के जस्ट बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी। ठीक है, तो ये मूल अधिकार के जस्ट बाद भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक पाए जाते हैं। ठीक है, और बात की जाए ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या, तो ये राज्य हेतु निर्देश है जिसके अनुसार राज्य को नीतियां बनाना होता है। ठीक है, कि मान लीजिए कोई सरकार है, अगर उसे कुछ नीति बनानी है तो उन सब का वर्णन डीपीएसपी में किया गया है। उसके बाद में आता है मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था, जो कि वर्तमान में कुल उस समय तत्कालीन स्थिति में 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि जो माता पिता है, जो भी पेरेंट्स हैं, अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर अवश्य दें। ठीक है, इसे किस संविधान संशोधन किया गया था, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं एकल एवं एकीकृत न्यायपालिका। भारत में देखिए एकल न्यायपालिका अर्थात न्यायपालिका का एक ही स्वरूप है, राज्यों के लिए अलग से कोई न्यायपालिका नहीं है। ठीक है, एक सीरीज सा है, वो भी जैसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ कोर्ट पाए जाते हैं, और ये एकीकृत स्वरूप है। ठीक है, यहाँ राज्यों के लिए अलग से नहीं है, भले ही हाई कोर्ट है लेकिन वो राज्यों के लिए अलग से नहीं है कि मतलब केंद्र के लिए अलग न्यायपालिका हो, राज्य के लिए अलग न्यायपालिका, ऐसा नहीं है। न्यायपालिका का एक एकीकृत स्वरूप पाया जाता है। उसके बाद में अगला प्रावधान है आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, इसके ऊपर भी आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान पाए जाते हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा। 3 आधारों पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों के आधार पर अगर मंत्री परिषद लिखित परामर्श दे, ध्यान रखिए अपने मन से नहीं कर सकते, अगर मंत्री परिषद मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श से घोषणा की जाती है। ठीक है, उसके बाद में आता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। अगर मान लीजिए किसी भी राज्य में जो भी संवैधानिक तंत्र है वो असफल हो जाए, ठीक है, और राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए, चाहे वो राज्यपाल के द्वारा किसी भी द्वारा, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। जैसे मणिपुर में, इतने टाइम तो लद्दाख में। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब लागू किया जाता है, जब वित्तीय अस्थायित्व या वित्तीय शाख का खतरा हो। जब भारत में वित्त का अस्थायित्व पाया जाता है तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक और विशेषता है एकात्मक झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं और संघात्मक विशेषताएं भी। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए एकात्मक विशेषता की, तो एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, एक सशक्त केंद्र का होना, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये वे विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं जो शासन का झुकाव है एकात्मक है, या फिर शासन में एकात्मक गुण पाया जाता है। उसके बाद दूसरी ओर इसी में ही संघात्मक व्यवस्था ही पाई जाती है, जैसे डुअल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द्विस्तरीय सरकार, शक्ति का विभाजन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था के लिए होना आवश्यक भी है। इस प्रकार हम कह भी सकते हैं कि भारत का संविधान
एकात्मक झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था भी रखता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अन्य विशेषताएं। जैसे पहला है एकल नागरिकता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ना कि जिस राज्य में रहता है उस राज्य में। अमेरिका में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया का है तो वो कैलिफोर्निया का भी सिटीजन होगा और यूएसए का भी है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं। अगर आप यूपी एमपी कहीं के भी हैं तो आप वहाँ के निवासी है। अगर नागरिकता की बात की जाएगी तो आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, क्या कहा गया है? कोई भी व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होगा, ना कि किसी अन्य राज्य का। कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं एमपी का नागरिक। आप एमपी के निवासी हैं, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है अमेरिका में व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। वह राज्य का भी नागरिक होता है और यूएसए का भी। देखते हैं धर्मनिरपेक्षता। क्या भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है या नहीं? देखिए धर्मनिरपेक्षता की कुछ मूल विशेषताएं क्या है कि राज्य का कोई धार्मिक स्वरूप ना हो। ठीक है, जैसे इस्लामिक स्टेट ना हो या फिर हिंदू स्टेट ना हो। राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव ना करता हो कि हाँ इस धर्म के लोग हैं तो इनको ये विशेषताएं दी जाएंगी, उस धर्म के लोग हैं तो उनको अलग विशेषता अलग सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, राज्य किसी धर्म के लिए विशेष उपबंध ना करे, लेकिन राज्य सभी धर्मों के लिए उन्नति के लिए व्यवस्था कर सकता है। अगर ये गुण पाए जाएंगे धर्मनिरपेक्ष है। देखिए भारतीय संविधान में ये सभी गुण पाए, जैसे भारत का कोई धार्मिक स्वरूप नहीं है, भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत धर्म के आधार पर भेदभाव भी नहीं करता है, और भारत किसी भी धर्म विशेष के लिए उपबंध नहीं करता, जब बल्कि सभी धर्मों के लिए कर सकता है, जो कि करता भी है। चूंकि उपयुक्त सभी विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती है, निहित है, अतः भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। ठीक है, उसके बाद में देखिए हो गया। हमें देखना क्या था इसमें, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये अब बचा ये। ठीक है, तो इसके ऊपर एक टॉपिक ही पूरा है, आप अगले वीडियो में इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि विभिन्न स्रोतों से निर्मित या भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना देखने के लिए धन्यवाद।